देखो आज हम लोग जीएसटी का 15 इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज रिवाइज करेंगे और ये 15 जर्नल एंट्री के अंदर में तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है। इसमें परचेज का एंट्री हो गया, सेल का एंट्री हो गया, इनकम का एंट्री हो गया, एक्सपेंस का एंट्री हो गया, एसेट्स का एंट्री हो गया, सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले हल्का सा ये बताओ, जीएसटी स्टार्ट करने से पहले टैक्स क्या होता है, व्हाट इज टैक्स, क्योंकि जीएसटी तो टैक्स ही होता है। व्हाट इज टैक्स, टैक्स क्या होता है? टैक्स एक तरह का कंपलसरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी है, जो किसके द्वारा किया जाता है, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। एक्सटॉर्शन का मतलब वसूली करना होता है, ठीक है। लेकिन सरकार हम लोग से जो पैसा वसूल करती है कोई अपने फायदे के लिए करती है क्या? नहीं, सरकार को देश चलाना है, इतना सारा खर्चा है, ठीक है। एजुकेशन के ऊपर खर्चा करना है, रोड बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, तो हेल्थ के ऊपर खर्चा करना है, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो सरकार को पैसा कहाँ से आता है? एक तो सरकार इनकम कमाती भी है, रेलवे से कमाती है या बहुत सारे प्रोजेक्ट से कमाती है, बट उससे सरकार का काम चलने वाला नहीं है। तो सरकार पब्लिक से ही पैसा कलेक्ट करती है। अल्टीमेटली देश किसका? पब्लिक का ही तो है। तो हम ही लोग क्या करते हैं, जब इनकम कमाते हैं या और हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, तो सरकार उसके ऊपर हम लोग से क्या वसूलती है? टैक्स वसूलती है। तो ठीक है, तो टैक्स क्या है? एक कंपलसरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी है जो हमारी गवर्नमेंट करती है, लेकिन इसके लिए कानून बनाई है। बिकॉज अगर कानून नहीं होता तो कोई भी टैक्स पे करते क्या अपनी मर्जी से कोई देना चाहेगा? नहीं। इसलिए सरकार जो वसूली करती है वो कानून के अंदर में करती है, ठीक है। अब ये टैक्स दो टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का सिंपल सा मेन कंसेप्ट समझना क्या है। जैसे अगर सपोज करो तुमको स्कूल से कोई होमवर्क मिला, ठीक है, या कुछ ऐसा होमवर्क है जिसमें सिर्फ छापना है, तो तुम क्या किए, घर गए और वो तुम्हारा कोई छोटा भाई बहन होगा उसको दे दिए, बोले छापो। तो कर सकते हो। यानी कि होमवर्क किसको मिला? तुमको। तुम किसको ट्रांसफ़र कर दिए? अपने छोटे भाई बहन को। यानी कि होमवर्क मिला तुमको, लेकिन झेल कौन रहा है? तुम्हारा छोटा भाई बहन झेल रहा है। हो सकता है। तो अगर तुम अपने बर्डन को शिफ्ट कर सकते हो, अगर तुम अपने बर्डन को शिफ्ट कर सकते हो, इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट। इसको क्या बोला जाता है? इनडायरेक्ट। लेकिन अगर सपोज करो होमवर्क मिला है तुमको और तुम्ही को बनाना है, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं बना सकता है, तो यानी कि तुमको होमवर्क मिला, बनाओगे भी कौन? तुम। तो बर्डन किसके ऊपर है? तुम्हारे ऊपर है। तो ये होता है डायरेक्ट मोड। तो दो चीजें, टैक्स जिसके ऊपर लगाया गया, बर्डन उसी को झेलना है, वो शिफ्ट नहीं कर सकता अपने बर्डन को, तो उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या होता है? लगता किसी और पर है लेकिन बर्डन कोई और झेलता है। जैसे जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है। लगता किसके ऊपर है? दुकानदार के ऊपर, सेलर के ऊपर, जो अपने दुकान से गुड्स या सर्विस किसी को दे रहा होता है, ठीक है। लेकिन वो टैक्स वसूलता किससे? कस्टमर से ही तो चार्ज करके गवर्नमेंट को जमा करता है। तो ये कैसा मीडियम हो गया? इनडायरेक्ट। यानी सरकार टैक्स को वसूलने के लिए दो तरीके का सिस्टम लाई है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या? तुम पर लगा के तुम्ही से वसूलेंगे, और इनडायरेक्ट क्या? लगा तो रहे तुम पर, लेकिन दर्द तुम किसी दूसरे पर ट्रांसफर कर दे रहे हो, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स का इंडिया में सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है? इनकम टैक्स। कोई भी पर्सन अगर इनकम अर्न कर रहा तो सरकार उसके ऊपर इनकम टैक्स लगाती है और उसको अपने ही इनकम में से टैक्स पे करना होता है। जैसे सपोज करो सरकार अगर मेरे ऊपर इनकम टैक्स लगाएगी, तो क्या हम तुम लोगों से अपना इनकम टैक्स ले सकते हैं? क्या ट्यूशन फी में इनकम टैक्स जोड़ के ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो हम जो भी इनकम कमाएंगे उसी में से हमको कुछ अमाउंट सरकार को इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो टैक्स मेरे ऊपर लगा, बर्डन भी किसको? मेरे को, क्योंकि मेरे जेब से जाएगा। लेकिन अगर सरकार मेरे ऊपर जीएसटी लगाती है तो हमको कोई टेंशन नहीं होगा। हाँ, फॉर्मेलिटी हमको पूरा करना पड़ेगा, सारा अकाउंट्स वगैरह हमको मेंटेन करना पड़ेगा, सब कुछ हमको करना पड़ेगा, लेकिन दर्द मेरे को नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम तुम लोग से फीस में चार्ज करके गवर्नमेंट को जमा कर देंगे। यानी हम एक एजेंट का काम करेंगे, एक मीडियम का काम करेंगे, कस्टमर से लिए गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिए, ठीक है। तो वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स का बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो गया? जीएसटी। पर जीएसटी तो अभी आया, ठीक है। इससे पहले कई सारे टैक्सेस है जो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगते थे। जैसे एक्साइज ड्यूटी हो गया, गुड्स को मैन्युफैक्चर करने पर एक्साइज ड्यूटी लगता था, गुड्स को बेचने पर सेल्स टैक्स लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स लगता था, कई सारा टैक्स लगता था। अब उस सबको खत्म कर दिया गया और उसके जगह एक मिठाई बना, उसी का नाम क्या है? जीएसटी, ठीक है। अब ये जीएसटी का पैसा दो लोगों में बढ़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में, दोनों में 50-50% करके बढ़ जाता है। मतलब जितना भी जीएसटी कलेक्ट होगा वो दो लोगों में बटेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट कितना? 50-50%, ठीक है। चलो आगे बढ़े। चलो, तो मेन हम लोग को ये पढ़ना है, कौन सा टैक्स? जीएसटी। तो जीएसटी कैसा टैक्स है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो किस चीज़ के ऊपर लगाया जाता है? गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई करने पर। गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई करने पर। जब तक गुड्स एंड सर्विस का सप्लाई नहीं होगा तब तक जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। तो लिखना जीएसटी, लिखना जीएसटी इज लेविड ऑन, जीएसटी इज लेविड, जीएसटी इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स चाहे सर्विस। अब कोई भेदभाव नहीं करना है यहाँ पर, है ना। सरकार बोलती है कोई भेदभाव नहीं, चाहे तुम गुड्स बेच रहे हो चाहे
सर्विस दे रहे हो, ठीक है। पहले अलग था, सर्विस के ऊपर सर्विस टैक्स लगता था, गुड्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी, वैट, सेल्स टैक्स के नाम से लगता था। अब सब कुछ खत्म, एक ही लगेगा, GST, ठीक है। ये तो पहले बिजनेसमैन को बहुत परेशानी होता था, उसको अगर वो गुड्स में डील कर रहा है तो गुड्स का टैक्स को समझो, सर्विस में डील कर रहा है तो सर्विस टैक्स का भी समझो, उतना सारा चक्कर था। चला गया। अब यहाँ पर सप्लाई का मतलब क्या, तुम्हारे लिए तो नॉर्मल सप्लाई का मतलब क्या है, सेल है, बट हम वही वर्ड यूज़ किया जो GST के लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है, सप्लाई करना, ठीक है। सप्लाई मतलब सेल, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरीके का सप्लाई होता है, बोलो कैसा, एक इंट्रा स्टेट और एक हो गया इंटर स्टेट। देखो क्लास में ध्यान रखो, तुम्हारे 1 घंटे के अंदर में ये पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। यहाँ ध्यान नहीं दोगे तो फिर तुमको दोबारा 1 घंटा घर में जाकर के मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। इंटर स्टेट, इंटर स्टेट, ठीक है। बोलो सप्लाई दो टाइप का, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। व्हाट इज इंट्रा स्टेट? इंट्रा स्टेट का मतलब अपने ही स्टेट के अंदर में, जैसे अगर कोई मान लीजिए डीलर है जो झारखंड में रहता है, वो माल कहाँ बेच रहा है, झारखंड में ही बेच रहा है, यानी सिंपल इमेज बना सकते हो, झारखंड टू झारखंड, झारखंड टू झारखंड, ठीक है। सेलर भी झारखंड का, कस्टमर भी झारखंड का, या सेलर भी यूपी का, कस्टमर भी यूपी का। तो ये हो गया इंट्रा स्टेट, एक ही स्टेट के अंदर में, ठीक है। दूसरा ये है इंटर स्टेट, इसमें क्या होगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, सिंपल सा बात है, बॉर्डर मूवी अभी निकला हुआ है ना, बॉर्डर, अगर बॉर्डर क्रॉस हो गया तो क्या होता है, इंटर स्टेट, और बॉर्डर के अंदर में ये तो इंटर स्टेट, जहां बॉर्डर क्रॉस किया वो हो गया इंटर स्टेट, बॉर्डर के अंदर में माल घूम रहा वो गया इंटर स्टेट, ठीक है। तो इंटर स्टेट का मतलब दो डिफरेंट स्टेट, जैसे अगर कोई झारखंड में है वो माल कहाँ दे रहा है, यूपी में, या कोई यूपी में है तो वो माल कहाँ बेच रहा है, झारखंड में, ठीक है। क्लियर है? तो विद इन सेम स्टेट इंट्रा, विद इन 2 डिफरेंट स्टेट्स इंटर, मतलब बॉर्डर क्रॉस हो रहा है तो इंटर, बॉर्डर नहीं क्रॉस होता है तो इंट्रा। यहां तक क्लियर है? तो GST कैसा टैक्स है बोलो, एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कब लगाया जाता है, ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज। अच्छा क्या होता है गुड्स, क्या होता है सर्विस? गुड्स का मतलब कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी मूवेबल चीज़, कोई भी मूवेबल थिंग को हम लोग यहाँ पर इसमें क्या बोलते हैं, गुड्स। यहाँ पर अकाउंट्स वाला गुड्स मत बोला कि जो चीज़ खरीद करके लाए बेचने के लिए उसको गुड्स, नहीं, GST में वो नहीं है। कोई भी चीज़, जैसे अगर हम कोई मशीन खरीद करके लाए तो मशीन भी गुड्स होगा। गुड्स का मतलब मूवेबल आइटम, गुड्स का मतलब मूवेबल चीज़ को हम लोग गुड्स बोलते हैं, ठीक है। और जो गुड्स नहीं है वो क्या है, सर्विस है। तो सब कुछ अपने आप कवर हो गया। या तो तुम उसको गुड्स बोलोगे नहीं ये गुड्स नहीं है, तो फिर सर्विस बोल देगी सरकार, उसको तो फंसना तो तुमको कैसे भी करके, ठीक है। चले आगे चले, चलो इतना इंट्रोडक्शन फिलहाल के लिए काफ़ी है। अच्छा एक चीज़ और, अगर मान लीजिए इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होता है तो यहाँ पर GST कैसे लगता है, दो नाम से, एक CGST और एक SGST, ठीक है। तो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन के अंदर में अगर मान लीजिए कोई गुड्स है उसके ऊपर 18% का GST है तो सरकार उसको 50-50 करके बांट देगी, 50% CGST, 50% SGST। लेकिन अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वहाँ पर इकट्ठा एक ही बार में क्या लगेगा, IGST। इसके पीछे कम प्रॉपर लॉजिक वगैरह भी बताए थे, बट अब उतना डिटेल में अभी जाने का जरूरत नहीं। अभी बस याद रखो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन के ऊपर IGST। तो हम लोग जैसे मान लीजिए झारखंड से माल यूपी में बेचे तो हम लोग कस्टमर से क्या ले लेंगे, IGST। ये पूरा पैसा हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना शेयर रख लेगी और 50% पता है ट्रांसफर किसको करेगी, झारखंड गवर्नमेंट को नहीं ट्रांसफर करेगी, किसको, यूपी गवर्नमेंट को। बिकॉज ये GST डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, गुड्स जहाँ जा रहा है या सर्विस जहाँ कंज्यूम हो रहा है उस गवर्नमेंट को टैक्स मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग अगर झारखंड में रहते हैं तो हम लोग IGST कलेक्ट करके पूरा 100% किसको देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा कर देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट 50% अपने पास रख लेगी और 50% ट्रांसफर कर देगी किसको, यूपी गवर्नमेंट को, ठीक है। चलो अब GST का हल्का फुल्का बेनिफिट्स वगैरह तुम लोग नोट से रट लेना, बिकॉज वो भी एग्जाम में आ सकता है 2 से 3 नंबर का, GST का बेनिफिट क्या है या GST का ऑब्जेक्टिव्स वगैरह क्या है, ठीक है। देखो दो सबसे बढ़िया बेनिफिट या ऑब्जेक्टिव तो ये लिख सकते हो, एक वर्ड याद रखना कास्केडिंग इफेक्ट, बोलो कास्केडिंग, ये वर्ड याद रखना, कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स लगने को क्या बोलते हैं, कास्केडिंग इफेक्ट। तो ये GST आने के कारण ये कास्केडिंग इफेक्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। तो सबसे बढ़िया फायदा या सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हो, ठीक है, कास्केडिंग इफेक्ट को खत्म किया गया। दूसरा डबल टैक्सेशन, बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर डबल टैक्सेशन होता था तो वो डबल टैक्सेशन को भी क्या किया गया,
खत्म किया गया, ठीक है। तो दो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव याद रखना है, बेनिफिट याद रखना, कास्केडिंग इफेक्ट खत्म हुआ, डबल टैक्सेशन खत्म हुआ, और भी बहुत सारा बेनिफिट है कि कंप्लायंस प्रोसेस अब थोड़ा सा ये ईजी हो गया, ठीक है। एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट क्रिएट हुआ। चलो तो ज़्यादा थ्योरी में नहीं जा रहे, अब आते हैं मेन जर्नल एंट्रीज पर। स्टार्ट करें। टोटल 15 जर्नल एंट्रीज है, ठीक है, सब बढ़िया बढ़िया जर्नल एंट्रीज है। लास्ट में एक और क्वेश्चन ये भी डाल दिए सेट ऑफ वाला भी, ठीक। अच्छा, अगर तुमको जीएसटी का जर्नल एंट्री समझ में आ जाएगा तो फिर कैश बुक भी अपने आप बन जाएगा, बिकॉज जर्नल एंट्री से ही तो कैश बुक बनता है, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखना। परचेज गुड्स फ्रॉम हरी, गुड्स खरीदे हरी से, कितने का? 1 लाख रुपए का, ठीक है। देखो जब हम क्वेश्चन रीड करें तो प्लीज़ यहाँ पर फोकस करो, लिखने का काम बाद में आराम आराम से लिखेंगे। बोलो, गुड्स खरीदे हरी से कितने का? 1 लाख का। लेस करना है 10% का ट्रेड डिस्काउंट, इसका मतलब 1 लाख रुपये में नहीं कर दे कुछ डिस्काउंट, इसको बोलते हैं लिस्ट प्राइस। सामने वाला हमको गुड्स कितना बोला होगा? 1 लाख का, फिर हम उससे डिस्काउंट मांगे होंगे। तो गुड्स खरीदे 1 लाख का, लेकिन 10% करना है ट्रेड डिस्काउंट, उसके बाद जीएसटी लगना है कितना? 9% ईच। 9% ईच मतलब दोनों अलग अलग है, 9% करके, ठीक है। पेड बाय चेक, पैसा पेमेंट कर देंगे इमीडिएटली, और 2% का क्या मिल जाएगा? कैश डिस्काउंट। अच्छा ये मत बोलना कि सर पेमेंट चेक से कर रहे हैं तो यहाँ पर कैश डिस्काउंट लिखा हुआ है, कैश डिस्काउंट ही लिखा हुआ रहता है, पेमेंट चेक से करो चाहे कैश से करो। कैश डिस्काउंट का मतलब अभी पेमेंट करने पर तुमको डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। अच्छा हम लोग पूरा ही पेमेंट कर रहे हैं, कोई हाफ पेमेंट तो कर नहीं रहे, तो पूरा ही पेमेंट कर रहे हैं, तो पूरा पेमेंट करेंगे तो पूरे पर हम लोग को डिस्काउंट मिलेगा, कैश डिस्काउंट मिलेगा। अगर हाफ पोर्शन का पेमेंट कर रहे हो तो सिर्फ उतने पर डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। सबसे पहले तुम लोग एक वर्किंग नोट बनाओ, चलो साथ साथ बनाओ। बोलो, गुड्स का लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस कितना? 1 लाख। लिस्ट प्राइस मतलब उसमें एमआरपी जो लिखा हुआ रहता है, ठीक है, या कैटलॉग प्राइस भी उसको बोलते हैं, ठीक है। लेस घटाओ इसमें ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, 10,000 घट गया, तो सामने वाला हमको गुड्स कितने का बोला? ठीक है भैया ले लीजिए, कितने में? 90,000 में। तो देखो गुड्स तो हमको 90,000 का हुआ, इसको बोले कि मेरे लिए परचेज प्राइस, इसी से परचेज अकाउंट डेबिट होता है। अब सुनो, क्या हमको उसको 90,000 रुपया देना है? नहीं, हम बोले कि भैया हमको कुछ कैश डिस्काउंट, अगर इमीडिएटली पेमेंट करेंगे तो क्या मिलने वाला है? कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। तो माइनस करो कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ आई थिंक कितना है? 2%। तो 90,000 रुपये की जगह हम उसको 2% और कम देंगे, तो 90,000 का 2% 1800। 1800 माइनस करने के बाद देखो कितना आ रहा, सबको कैलकुलेट करो। $88,000। अब रुको एक सेकेंड, हड़बड़ाना मत। अगर इस क्वेश्चन में जीएसटी नहीं होता, अगर इस क्वेश्चन में जीएसटी नहीं होता तो ये क्वेश्चन यहीं तक खत्म होता। हमको सामने वाला गुड्स कितने का बोला? 1 लाख का। हम बोले अरे भैया डिस्काउंट कीजिए, तो चलो वो 10% का डिस्काउंट छोड़ा तो 90,000 में बात बना। लेकिन 90,000 में भी उनको ऑफर दिया कि अभी पेमेंट कीजिएगा तो 2% का कैश डिस्काउंट है, चलो वो भी हम अवेल कर लिए। तो फाइनली पेमेंट कितना करते हैं? 88,200। लेकिन तुरंत उधर से मोदी जी का कॉल आता है कि आप माल बेच रहे हो, अपना इनकम कमा रहे हो, तो देश कैसे चलेगा? हमारे लिए भी कुछ, हमारा बाल बच्चा, तो क्या लगाइए? जीएसटी लगाइए। तो हमारे लिए भी जीएसटी ले लीजिए, तो इसमें जोड़ दो जीएसटी। तो जीएसटी लास्ट में लगेगा, ठीक है, CGST और SGST। तो बस ये याद रखना, पहले क्या घटेगा? ट्रेड डिस्काउंट, उसके बाद कैश डिस्काउंट, और लास्ट में क्या लगेगा? जीएसटी। अच्छा ये मत बोलना सर क्वेश्चन जब पढ़ रहे थे तो पहले जीएसटी लिखा, अरे वो तो पैराग्राफ में लिखा, आगे पीछे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 9% करके जोड़ो जल्दी से। अगर यहाँ पर तुम लोग कैलकुलेशन भी कर लोगे तो बढ़िया ही है, साथ साथ करो कैलकुलेशन। बोलो 7938। चलो तो बोलो 7938 7938 जोड़ करके फाइनली हम कितना पेमेंट करेंगे? बताओ, इतना हमको पेमेंट करना होगा। $88,200 प्लस 7938 प्लस 7938 मिला करके 104076 104076। चलो सुनो, ठीक है, कैलकुलेशन किसी का फास्ट होगा, स्लो होगा, प्रोसेस क्लियर है, ठीक है। अब करना है जर्नल एंट्री। तो बोलो परचेज का जर्नल एंट्री। गुड्स खरीदेंगे तो सबसे पहले गुड्स खरीदना हमारे लिए एक्सपेंस है, तो क्या डेबिट होगा? परचेज अकाउंट डेबिट। अब देखो इस पूरे
वर्किंग में लिस्ट प्राइस कहीं नहीं रिकॉर्ड होता है, ट्रेड डिस्काउंट अलग से कहीं रिकॉर्ड नहीं होता। सबसे पहले क्या रिकॉर्ड होता है? परचेज प्राइस। गुड्स कितने का कर दे? 90,000 का। अच्छा, हम जिसको परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं वही सेलर सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करता है, तो ये सेम वर्किंग नोट जो है वो सेलर के लिए भी काम आएगा। ठीक है, चलो, तो मेरे लिए गुड्स कितना? 90,000। गुड्स का वैल्यू कितना है? 90,000। तो याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू होता है उसी से हम लोग क्या डेबिट करते हैं? परचेज अकाउंट को, या सेलर का बात करें तो सेल अकाउंट को क्रेडिट करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, इसका काम हो गया, ये रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, ये तो कैश डिस्काउंट है। इसके बाद यहाँ पर क्या आता है? जीएसटी। उसको किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे? इनपुट। जब हम लोग खरीद रहे होते हैं सामान या सर्विस ले रहे होते हैं तो हम लोग उस समय जो टैक्स पे करके आते हैं उसको क्या बोलते हैं? इनपुट। तो लिखो इनपुट। कौन कौन सा? इनपुट CGST अकाउंट डेबिट एंड इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। बोलो, अब इसमें ढूंढो, जीएसटी ढूंढो, कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है क्लियर, 7938 7938। तो ये भी हो गया 7938 एंड 7938। अब सुनो, कोई भी परचेज वाले एंट्री में डेबिट में इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, अगर IGST रहता तो क्या आ जाता? IGST आ जाता। तो दो चीज़ लिखना, एक परचेज का वैल्यू और GST कौन सा लग रहा है, CGST और SGST। खरीदने का काम हो गया, अब पैसा दो। तो 2 में आ जाओ, पेमेंट कर रहे हैं। अगर कैश से करते तो कैश लिखेंगे, पेमेंट किससे कर रहे हैं? चेक से, तो 2 बैंक लिखेंगे। बोलो, इस पूरे ट्रांजेक्शन बताओ, फाइनली पेमेंट कितना हुआ? 104076 104076। ठीक है, अच्छा, पेमेंट करते समय और क्या बात था? पेमेंट करते समय हम लोग को डिस्काउंट मिला, तो जो डिस्काउंट मिला वो हमारे लिए क्या है? इनकम हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 डिस्काउंट रिसीव। लिखते जाओ, 2 डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना? ट्रेड डिस्काउंट तो अलग से रिकॉर्ड होगा नहीं, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करेंगे। कितना? 1800। तो 1800 रुपये का कैश डिस्काउंट हो गया, खत्म। अच्छा, क्या हम लोग इसमें कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ? मतलब उधार में तो खरीदे नहीं। अगर उधार में खरीदते तो एक पॉइंट यहाँ और बढ़ता, अभी तुम लोग को लिखना नहीं, एक पॉइंट खाली और बढ़ता। जिससे खरीदे उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर, या उसका नाम रहता तो नाम लिखते थे, बट यहाँ पर तो वैसा केस बन नहीं रहा है, तो बस यही ट्रांजेक्शन होने वाला है। ठीक है, बोलो, परचेज अकाउंट डेबिट किस वैल्यू से? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के जस्ट बाद जो वैल्यू आएगा उससे परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। उसके बाद जो जीएसटी लग रहा है वो लिख देना। कितना पेमेंट किए वो देखो, कितना डिस्काउंट मिला वो देखो, और अगर उधार में खरीदे तो क्रेडिटर। क्लियर है? लिख लिए? क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, रेगुलर क्लास पे एकदम बेसिक क्वेश्चन से भी चालू किए थे, जिसमें पहले खाली ट्रेड डिस्काउंट आया था, कैश डिस्काउंट नहीं था, बट हम यहाँ पर थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिए जिसमें ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट है। क्वेश्चन नंबर 2, परचेज गुड्स फ्रॉम तरुण ऑफ रुपीज 1 लाख। 1 लाख का गुड्स है, लेस करना है 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो इसका मतलब ये कौन सा वैल्यू होगा? लिस्ट प्राइस। अभी पढ़ा रहे, प्लीज यहाँ देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ो। गुड्स खरीदे कितने का? 1 लाख का, लेस करना है 10% ट्रेड डिस्काउंट, बाकी CGST और SGST लगाना 9%। सब वैसे ही चल रहा है। पेड हाफ द अमाउंट बाई चेक। इस बार आधा पेमेंट कर दिए चेक से इमीडिएटली, एंड कितना डिस्काउंट मिला? 2%। तो बस इसमें अंतर क्या होता है ना, पिछले क्वेश्चन में पूरा पेमेंट किए थे तो पूरे पर डिस्काउंट मिला, इसमें आधा पेमेंट किए तो आधे पे डिस्काउंट मिलेगा। तो इसको हम करने का क्लास में एक टेक्निक बताए थे कि इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग से 2 पार्ट में तोड़ दो, 50-50 कर दो। अच्छा, अगर 50% पेमेंट की जगह अगर कुछ और प्रपोर्शन होता कि 60% पेमेंट किए, 1/3 पेमेंट किए, 2/3 पेमेंट किए, कुछ भी तरीके से होता तो हम 2 पोर्शन में उसको तोड़ देते, मतलब एक कैश ट्रांजेक्शन और एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक, स्टार्ट करो, वर्किंग नोट बनाओ। ठीक है, तो 2 पार्ट में क्वेश्चन को तोड़ दो, लिस्ट प्राइस को 2 पार्ट में तोड़ दो, 50-50 कर दो। 1 लाख है ना, उसको 50,000 करके कर दो। ठीक है, तो ये 50,000 वाला कैसे खरीदे हम लोग? कैश में, और ये कैसे खरीदे? क्रेडिट में। अच्छा, कैश बोलने का मतलब दोनों, कैश और बैंक, मतलब कैश बैंक जो भी बोल लो। ये तो पैसा देके खरीदे है और बाकी उधार में खरीदे। ठीक है, चलो, लिस्ट प्राइस में सबसे पहले क्या घटेगा? करो, अब ट्राई करो, स्टार्ट करो। आप थोड़ा सा मेरे से आगे बढ़ने का कोशिश करो। चलो, ट्रेड डिस्काउंट घटाओ, कितना परसेंट है? 10%। क्या इसका भी आधा से कर देंगे क्या? नहीं, ये तो दोनों वैल्यू पे 10 ही % लगेगा ना। तुम चाहे 1 लाख पर लगाओ 10%, चाहे 50-50 पर लगाओ 10%, बात तो बराबर है ना, कि 10 का भी आधा कर दोगे? नहीं, 10 का आधा नहीं करना ना, ट्रेड डिस्काउंट तो 10 ही % है ना।
5,000 यहाँ घटेगा, तो बता गुड्स का वैल्यू हो गया 45। अब देखो कोई टीचर, या इसको ऐसे भी बना सकते हो, स्टार्टिंग में 1 ही लाख लिखते, सीधे 10% घटाते 10,000, तो कितना था 90, बात बराबर है। अब उसको फिर 2 पार्ट में तोड़ देते, 45 और 45, एक ही चीज़ है, जैसा कर लो, ठीक है। अब बताओ इसके बाद, अब कैश डिस्काउंट जो घटेगा वो किस पर घटेगा, सिर्फ एक पार्ट पर घटेगा। कितना है कैश डिस्काउंट, 2%, घटाओ, सिर्फ किस पर, 45,000 वाले पेमेंट पर घटेगा, 900, करो माइनस। इस पर उधार में का है, कोई डिस्काउंट नहीं, बोलो 44,100 और 45। तो देखो अगर क्वेश्चन में जीएसटी नहीं होता तो इसका मतलब ये था कि हमको इतना पैसा उसको अभी देना है, इतना पैसा उधार हो गया बाद में देना है, लेकिन सरकार बोलती है जीएसटी लगाओ। अच्छा जीएसटी तो दोनों पे लगेगा ना, चाहे माल नगद खरीदो चाहे उधार में खरीदो, जीएसटी तो लगना ही लगना है, दोनों पे लगाओ, प्लस CGST प्लस SGST 9% करके निकालो, दोनों का निकालो। $44,100 का 9%, 3969 दोनों में, यहाँ पर 3969 3969, इधर का निकालो 45,000 वाले का 4050। चलो तो कुल मिलाकर के टोटल देखो कितना हो रहा है, 44,100 प्लस 3969 प्लस 3969 मिला करके 52038। इतना तो हम उसको पेमेंट अभी करेंगे और इतना बाद में हो जाएगा 53,100, ठीक है। तो इतना हम उसको पैसा देंगे, मतलब पेड, इतना पेमेंट करेंगे फाइनली, और ये हम लोग का क्या बनेगा, क्रिएटर बनेगा, मतलब नाम पता है तो नाम लिखेंगे, हो गया। चलो तुम लोग ट्राई करो, जर्नल एंट्री तो पिछले क्वेश्चन के जैसा ही होगा। बोलो सबसे पहले परचेज अकाउंट डेबिट। अब देखो हम लोग यहाँ पर कैश परचेज और क्रेडिट परचेज को अलग किए हैं, बट एंट्री एक ही साथ पास होगा, तो दोनों को मिला करके सोचो टोटल परचेज कितने का मानोगे, क्या सिर्फ कैश परचेज वाला लिखोगे, नहीं दोनों, तो बता दोनों मिला करके, अगर सिर्फ कैश परचेज वाला लिखते तो 45 लेते और क्रेडिट वाला 45, तो दोनों मिला करके 90, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट कितना से 90, क्लियर है। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद कितना पड़ा 90। इसके बाद हम क्या बोले थे, जीएसटी, क्या लिखोगे इसको, इनपुट CGST और एक इनपुट SGST। तो जीएसटी को भी कंबाइन करके बोलो तो टोटल कितना आ रहा है, CGST ये दोनों जुड़ेगा, SGST भी ये दोनों जुड़ेगा, कहीं ऐसा मत जोड़ देना, ठीक है। 3969 प्लस 4050 8019 8019 8019, ठीक है, क्लियर है। अब पैसा देना है, तो अब यहाँ पर दो बात है, पेमेंट किससे कर रहे हैं, कैश से कि चेक से, बैंक लिखा हुआ था ना, तो टू बैंक, हाँ चेक से तो टू बैंक, कितना 52038 52038, ठीक है। अच्छा पेमेंट करने के कारण कैश डिस्काउंट मिला था तो वो भी आएगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना 900, और इसमें एक पॉइंट और बढ़ गया, कौन सा, उधार वाला, उसका नाम लिख दो, किससे खरीदे, परचेज गुड्स फ्रॉम तरुण, तरुण इज आवर क्रेडिटर, टू तरुण, कितना 53100। देखो जब ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में किए थे जीएसटी में, तब कितना बवाल चीज लग रहा था, मतलब 1 घंटा तो इसी तक में पहुंचने तक में पार हो चुका था हम लोग का पहले ही क्लास में, क्लियर है। पहले क्लास का कंटेंट इतना ही था, परचेज का जर्नल एंट्री खाली सीखे थे, या 2 ही क्वेश्चन में काम हो गया। आ जाओ सेल का, अब परचेज का हो गया तो सेल का तुरंत हो जाएगा, बिकॉज वर्किंग दोनों का सेम बनता है। ट्राई करो, पहले क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ो। सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, ठीक है, कृष्णा को बेच रहे ऑफ दिल्ली, कितना लिस्ट प्राइस है 20,000, लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट 10%, ठीक है, और CGST SGST का रेट 9% करके चल रहा है, फिर कैश डिस्काउंट भी देना है कितना 5%। ही पेड द अमाउंट इमीडिएटली, मतलब पूरा पैसा वो दे दिया, तो कैश डिस्काउंट पूरे पर मिलेगा, तो एक ही लाइन बनेगा वर्किंग नोट का, बनाओ।
3 नंबर वर्किंग नोट। बोलो सबसे पहले लिस्ट प्राइस माइनस, अब स्पीड बढ़ जाना चाहिए, बोलो लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, लिखो लिस्ट प्राइस 20,000 और ट्रेड डिस्काउंट 10%। ठीक है, कितना 18। तो वो गुड्स कितने का बेचा, 18 का, सेल प्राइस इसी को बोलते हैं, लेकिन ये हो गया उसका सेल्स वैल्यू। ठीक, अब कैश डिस्काउंट भी मिलेगा हमको, गुड्स बेच रहे तो कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा एट द रेट, कितना अलाउ कर रहे हैं 5%। निकालो 18,000 का 5%, 900। तो 900 घटाने के बाद हमको कितना मिलना चाहिए था, 17,100 माल बेच के, लेकिन 17,100 से ज़्यादा लेना पड़ेगा, बिकॉज हम अपने लिए तो पैसा ले रहे, कस्टमर के लिए, गवर्नमेंट के लिए भी लेना होगा, प्लस CGST और SGST 9%। GST कहीं टफ नहीं है, बस एक सिंपल प्रोसेस है, याद है तो हो जाएगा काम। बोलो 17,100 का 9%, 1539। बस यहाँ कैलकुलेशन गलती मत करना, 1539, 1539 टोटल जोड़ो, 20,178। तो बताओ फाइनली माल बेचकर कितना रुपया उसको रिसीव होगा, इतना पैसा वो रिसीव करेगा 20,178। ठीक है, चलो अब सेल्स का एंट्री बोलो क्या होता है, ऐसा इस बार आएगा, पहले पेमेंट चेक से आ रहा है, कुछ लिखा है कहीं नहीं, बस ये लिखा ही पेड द अमाउंट इमीडिएटली, तो कहीं तो चेक नहीं बोला तो क्या मानेंगे, कैश, बोलो कैश आया, कैश कितना आया 20,178। ठीक है, इस बार तो डिस्काउंट देना पड़ेगा बिकॉज हम लोग सेलर है। कौन सा डिस्काउंट लिखेंगे, अलाउड वाला, ये वाला 900 ना, डिस्काउंट अलाउड, समझो, ये तो फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हो, जो जर्नल एंट्री बस अमाउंट पुट कर रहे हो। और बोलो अगर उधार में बेचे हो तो डेटर आता, उधार में तो बेचे नहीं है। 2 सेल्स, बताओ सेल्स किसको माना जाता है, सेम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू है उसको 18,000, बाकी GST कस्टमर से कितना लिए देख लो, 2 आउटपुट के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, 2 आउटपुट CGST एंड 2 आउटपुट SGST, 1539, 1539। ठीक है, अब चाहे तुम इसको समझ के करो चाहे याद करके करो, करके तो एग्जाम में जाना ही है। ठीक है, आएगा ही आएगा, हो गया। अच्छा, इसी में एक पॉइंट क्या बढ़ जाएगा बताओ, उधार में बेचेंगे तो डेटर बढ़ जाएगा बस। तो 4th क्वेश्चन वही है, करो, सारा मेन क्वेश्चन हम करवाई दे रहे। चलो आगे ट्राई करना तुम लोग, बढ़ो। गुड्स बेचे कितने का, 80,000 का, लेकिन फिर इसमें ट्रेड डिस्काउंट घटाना है, तो वो 80,000 क्या होगा, लिस्ट प्राइस। अच्छा, CGST SGST 9% सेम है, इस बार हाफ पेमेंट मिलेगा, रिसीव हाफ द अमाउंट, तो तुम 80,000 को स्टार्टिंग में 2 पार्ट कर दो, 50-50 करके करो, बना, हाँ 40-40 करके बनाओ। बना बना आराम से बनाओ। ट्रेड डिस्काउंट है 10%, जो लोग अगर वेट कर रहे हैं कि मेरा होने से छापोगे भाई, वो नहीं सीख पाए, सीखने वाले सीख चुके होंगे 3 एंट्री में।
बोलो कैश डिस्काउंट 2% घटाओ, तो ये हो गया होगा सेल वैल्यू, हाँ बन जाना चाहिए बिल्कुल, माइनस कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 2%। किस में घटेगा? सिर्फ एक पार्ट में घटेगा, 36,000 वाले में। कितना? हाँ 36,000 का 2% है, कितना आया? 720। देखो कैलकुलेशन में प्लीज़ मत ये करो, हम रिक्वेस्ट करते नहीं तो क्या फ़ायदा होगा, फिर आता हुआ क्वेश्चन सब में नंबर कट जाएगा। तो यहाँ तो 36,000 ही हुआ, बट यहाँ कितना हो गया? 36,000 में से 720 गया 35280, 35280। अब क्या लगेगा? जीएसटी प्लस CGST और SGST। 9% है, ज़रूरी नहीं एग्जाम में 9% होगा, 6% आ सकता है, जो भी हो सकता है। निकालो निकालो सबको निकालो। 35280 का 9% आता है 3175.2, है ना। राउंड ऑफ कर दो उसको, 0.2 है तो इग्नोर करो, बिकॉज पॉइंट के बाद का डिजिट अगर 5 या 5 से बड़ा रहता है तो एक बढ़ाते हैं ना, तो उसको इग्नोर करो। 3175 ले लो, 3175, 3175 इसका को निकाला है 3240। चलो जोड़ के बताना कितना रहा। किसका बोले? पहले वाले का कितना? 41630। इतना पैसा तो रिसीव हो जाएगा, है ना। और उसका 36,000 प्लस 3240 प्लस 3240, 42480, 42480, ये हम लोग का क्या बन जाएगा? डेटर बन जाएगा। क्लियर है? इतने ही क्वेश्चन को दोबारा घर में एक बार और बना लेना जा करके फटाफट। चलो उसका एंट्री बोलो। माल बेचे, हाँ कैश आया, एक एक करके बोलो। कैश कितना आया? 416। अच्छा कैश आया था कि चेक? एक बार कंफर्म कर लो। कुछ बोला है? बस बोला हाफ पेमेंट मिला है, कैश कुछ क्रेडिट कुछ नहीं बोला, मतलब वो नहीं बोला, तो कैश मानेंगे। फिर डिस्काउंट अलाउड 720। और बोलो। देखो ऊपर का 4 अमाउंट तो कोई रिकॉर्ड होना नहीं है ना। ट्रेड डिस्काउंट के बाद क्या बात करते हैं ना। अच्छा यहाँ पर उधार में बेचे, किसको बेचे? उसको डेटर बोलते हैं। किसको बेचे? संजू को। संजू अकाउंट डेबिट 42480 हो गया, डेबिट खत्म। चलो बताओ, हम लोग माल बेचे, 2 सेल्स, ठीक है। कितना का माल बेचे? ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो वैल्यू है वही हमारा इनकम है, सेल्स। 36 प्लस 36 72। देखो 3 जगह जुड़ करके अमाउंट लिखा था, एक ये और एक CGST और एक SGST, 3 जगह अमाउंट जोड़ना है। बोलो 2 आउटपुट CGST एंड 2 आउटपुट SGST। और जो तीनों जगह तुम अमाउंट जोड़े वही तीनों जगह क्रेडिट में लिखा रहा है। 3175 प्लस 3240 6415 6415। क्लियर है? हो गया। परचेज सेल का खतरनाक एंट्री खत्म। इससे खतरनाक परचेज सेल में नहीं है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5, चलो ये बता सकते हैं इजीली ये क्वेश्चन। सोल्ड गुड्स टू भरत, कितने का? 10,000 का, प्लस और जोड़ना है उसमें IGST कितना? 12%। आउट ऑफ विच 1/5 उसमें से क्या किया? रिटर्न कर दिया भरत, क्योंकि वो क्या था? डिफेक्टिव। अब इसमें 2 ट्रांजेक्शन है, बेचना और रिटर्न होना। पहले बेचने वाला का एंट्री बोलो। भरत को माल बेचे, कितने का? 10,000 का। इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी नहीं है, कैश डिस्काउंट भी नहीं है, तो 10,000 में सीधे क्या जुड़ेगा? GST जुड़ जाएगा, ठीक है। तो पहले एंट्री बोलो। भरत को माल बेचे, कैश तो बोला नहीं है तो क्या मानेंगे? क्रेडिट माल मानेंगे। बोलो भरत को माल बेचने का एंट्री। भरत अकाउंट डेबिट, बोलो। इसमें कोई वर्किंग नोट का जरूरत नहीं है। भरत अकाउंट डेबिट डायरेक्टली बोलो। भरत अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट IGST। सेल्स कितना? 10,000 ही मानेंगे,
उसको गुड्स कितने का बेचे? 10,000 का। अगर ट्रेड डिस्काउंट होता तो घटाते, ट्रेड डिस्काउंट तो है नहीं, तो गुड्स कितने का बेचे? 10,000 का। अब इसी के ऊपर IGST लगेगा, कितना परसेंट है IGST? 12%, 1200। तो कुल मिलाकर के हमको उससे लेना है 11,200। कोई वर्किंग नोट का जरूरत नहीं इसमें, ठीक है। 10,000 का गुड्स था, 1200 GST, दोनों मिलाकर के हो गए 11,200। हाँ, अब इसमें से कितना रिटर्न करना है? 1/5। तो सीधे इस एंट्री को रिवर्स कर दो, 1/5 एंट्री, सबका अमाउंट क्या हो जाएगा? 1/5 कर दो। तो इसी से बोलो, इस एंट्री को रिवर्स करो। हाँ, सेल के बदले बस एक वर्ड चेंज हो जाएगा, सेल्स रिटर्न। आउटपुट IGST तो सेम वही रहेगा, ये मत बोलना आउटपुट को इनपुट बना देंगे, आउटपुट ही कैंसिल होगा, जब रिवर्स होता है तो आउटपुट ही कैंसिल होता है। टू भरत, ठीक है, बोलो आधा 1/5 कर दो सबका। 10,000 का 1/5 सीधे कितना हो गया? 2,000। 1200 का 1/5 240, तो दोनों जोड़ करके 2,240, ठीक है, हो गया। हम ये क्वेश्चन इसलिए लिखे ना ताकि इसके सपोर्ट से तुम ये एंट्री तुरंत समझ जाओ, अदरवाइज तुमको डायरेक्टली भी पता होना चाहिए सेल्स का एंट्री, ठीक है। हम डायरेक्टली भी सेल्स का रिटर्न का एंट्री दे सकते थे, नहीं दिए बिकॉज टेंशन होता, इसके थ्रू तुमको तुरंत समझ में आ गया, ठीक है। अब बताओ, परचेज का एंट्री को भी अगर चेंज करोगे तो परचेज रिटर्न बना लोगे? जैसे बोलो, अगर एंट्री क्या होता है परचेज का? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST SGST IGST अकाउंट डेबिट टू राम, तो रिवर्स करोगे तो राम अकाउंट डेबिट टू परचेज टू इनपुट CGST, वही इनपुट ही कैंसिल होगा, ठीक है। 6 गुड्स कॉस्टिंग, इधर ध्यान दीजिए, इधर इधर, अभी तो आधा हुआ है, अरे इधर 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 ध्यान दिया करो, फोकस इधर रखो। गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 सोल्ड टू कपिल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। ये तो खतरनाक क्वेश्चन था, वो भी है इसमें, ठीक है, सब छाट दिए। बोलो, गुड्स बेचे हैं जिसका कॉस्ट कितना है? 40। ये 40 यार मेरे लिए होगा, मतलब हम कहीं से खरीदे होंगे तब कितना था? 40, लेकिन हम तो उसमें प्रॉफिट कमाएंगे ना, तो गुड्स कॉस्टिंग 40,000, वो बेच रहे कपिल को कितने के प्रॉफिट में? 20% ऑन सेल। उसके बाद उसमें वो हमको बार्गेनिंग करेगा, तब हम उसको डिस्काउंट देंगे कितना? देखो सिंपल सा बात है, मेरे दुकान में कोई भी सामान रहता है, जैसे मान लीजिए कैलकुलेटर हम खरीद करके लाए होंगे 500 रुपये का, इसमें सबसे पहले हम अपना प्रॉफिट ऐड करके स्टिकर लगाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर मेरे दुकान में कोई आएगा कस्टमर, वो देखेगा MRP, बोलेगा अरे भैया इतना ज़्यादा, कुछ डिस्काउंट दीजिए, तो देंगे डिस्काउंट। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो MRP लगा हुआ है वो तो उसमें प्रॉफिट ऐड करके बढ़ा करके रखे, तो थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करेगा तो डिस्काउंट देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो गुड्स है वो कितने का है? 40। उसको जब बेच रहे तो कितना प्रॉफिट जोड़ रहे? 20%। तो प्रॉफिट जोड़ के लिस्ट प्राइस बनता है। व्हाट इज द लिस्ट प्राइस? मेरे लिए जो कॉस्ट होगा उसमें हम अपना क्या जोड़ेंगे? प्रॉफिट। प्रॉफिट जोड़ के क्या बनेगा? लिस्ट प्राइस। तो इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ गया। अभी तक क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस से चालू करते थे, अब क्या है? उससे पहले क्या? कॉस्ट। कॉस्ट में क्या जोड़ेंगे? प्रॉफिट। तब क्या आएगा? लिस्ट प्राइस। उसके बाद फिर वही कहानी, ट्रेड डिस्काउंट देना है कितना? 10% प्लस CGST SGST लगा देना 6% ईच, और रिसीव्ड अ चेक अंडर 2% कैश डिस्काउंट। मतलब पेमेंट मिल गया है, रिसीव्ड अ चेक, पेमेंट मिल गया है, और हम लोग डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? 2%। ठीक है। तो सबसे पहले लिस्ट प्राइस तक पहुंचो, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके लिस्ट प्राइस। देखो गुड्स का कॉस्ट प्राइस कितना है? 40,000 प्लस इसमें हम अपना क्या ऐड करेंगे? प्रॉफिट। अरे भाई किसका फ़ोन बज रहा? बंद करो, जिसका भी फ़ोन करना बंद करो। 20% ऑन सेल। अब रुको, हड़बड़ाना मत, यहाँ एक फंसोगे पॉइंट। ये 20% ऑन सेल है, ठीक है। ये जोड़ करके गुड्स का क्या बनेगा? लिस्ट प्राइस बनेगा, ठीक है। अब सुनो, थोड़ा सा मैं समझना। अगर ये प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट होता तो इजी रहता, क्योंकि हमारे पास कॉस्ट है, कॉस्ट का 20%, बट ये कॉस्ट का 20% नहीं है, किसका है? सेल का 20%। सेल का 20% मतलब लिस्ट प्राइस का 20%। अब समझना, थोड़ा सा यहाँ पर मैथ्स आने वाला है। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट ऐड करके मान लीजिए हमारा लिस्ट प्राइस बनता है, ठीक है। अगर सपोज करो किसी गुड्स का लिस्ट प्राइस कितना है, तुम लिस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस समझ लो, ठीक है। बताओ, अगर हम कोई चीज़ का सामान का दाम कितना बताएंगे कस्टमर को? 100 रुपया, तो हम उसमें अपना मार्जिन कितना रखेंगे?
20%, सेल का 20%, कॉस्ट का नहीं, सेल का। तो लेट सपोज हमको चीज कितने में बेच रहे, 100 रुपया, तो उसमें हम कितना प्रॉफिट रखेंगे, 20, यानी कि वो कॉस्ट कितना था, 80। तो एक इक्वेशन बन गया कि अगर कोई चीज 80 का है तो उसमें 20 रुपया प्रॉफिट है, तो वो सेल कितना, 100। ठीक है, अब सुनो, तो हमको क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, 40, तो ये हम कॉस्ट के नीचे लिख सकते हैं, कॉस्ट का इक्विवेलेंट नंबर दिया हुआ है, तो तुम प्रॉफिट या तुम लिस्ट प्राइस तक तो जा ही सकते हो यूनिटरी मेथड लगा करके। बताओ इतने चॉकलेट, मतलब इतने का इतना, इतने चॉकलेट का इतना दाम, तो एक चॉकलेट का निकाल सकते हो। अगर एक का निकाल सकते हो तो एक को फिर 20 से मल्टीप्लाई करोगे, 20 का वैल्यू आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 का वैल्यू आ जाएगा। यूनिटरी मेथड बोलो, 80 चॉकलेट का दाम अगर 40,000 रुपया है, तो एक चॉकलेट कितने में आता होगा, 40,000 डिवाइड बाई 80। अब एक का निकाल लियो, तुमको 20 का पूछेंगे तो 20 का बता दोगे, 100 का पूछेंगे तो 100 का बता दोगे। तो बताओ प्रॉफिट कितना आने वाला है यहाँ से, प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट कितना आएगा, 40,000 डिवाइड बाई 80। ये 40,000 कितने यूनिट का वैल्यू है, 80, तो 80 से डिवाइड करेंगे तो 1 का आ गया। हम कितने का जानना चाहते हैं, 20 का, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से। तो देख रहे हो 40,000 का 20 बाई 100 नहीं निकला, कितना निकला, 20 बाई 80 निकला। अब कोई जोश जोश में क्या बोलेगा 20% है, तो तुरंत 40,000 का 20% निकालेगा। 20% कैसे निकालेगा, 20 बाई 100 करके, बट वो 20 बाई 100 करके नहीं आ रहा है, 20 बाई 80 करके आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, 10,000। नोट करो फटाफट से। ठीक है, ये समझ में है ना। मैं ये हमेशा याद रखना, ये हर बार हमको बताना पड़ता है। ठीक है, क्या हो गया, ये इजी चीज़ तो है नहीं, टफ चीज़ समझा रहे हो, उसमें तुम टाइम पास कर रहे हो। अभी क्वेश्चन पूछेंगे, बनेगा नहीं। अब कोई भी मजाक किया हम उसको सीधे यहाँ बोलेंगे आकर के सॉल्व करने के लिए। ठीक है, फिर सरेआम बेइज्जती होगा। बोलो कितना आया, प्रॉफिट कितना आया, 10 आया। समझ गए, 20% किसका, सेल का, तो इस पर मत निकालना, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, 10, तो लिस्ट प्राइस कितना बना, 50,000। चलो अब आगे का प्रोसेस करो, ट्रेड डिस्काउंट घटाओ, कैश डिस्काउंट घटाओ। चलो ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है, देखो वही 10% है, और फिर कैश डिस्काउंट 2% है। ये हो गया 45। फुल पेमेंट मिल रहा है तो कैश डिस्काउंट भी घटेगा। कितना है, कैश डिस्काउंट 2%, 900। बोलो 44,100। अब लगाओ जीएसटी, 9%, 6 है इस क्वेश्चन में, 6 कर दिया। हाँ 6 के 6 लगा दो, 2646। ठीक, देखो बाकी का काम तो वही हुआ जो तुम अभी तक किए, ये ऊपर का बस स्पेशल पॉइंट था। ठीक है, कितना आ जाएगा, +2646 +2646, 49392, 49392। ठीक है, अच्छा इसको हम एक बार हल्का सा शॉर्टकट भी बता देते, जो तुरंत निकालना चाहो वो कैसे निकालोगे। देखो 20% ऑन सेल का क्या मतलब है, 20% का मतलब 1/5, 20% का मतलब 1/5, और ये सेल के रिस्पेक्टिव में, इसका मतलब क्या, कोई चीज़ 5 रुपये में बेचे और 1 रुपया कमाए। 20% ऑन सेल का मतलब कोई चीज़ 100 रुपये में बेचे 20 कमाए, मतलब 5 रुपये में बेचे 1 कमाए। तो बताओ अगर 5 रुपये में बेच करके 1 रुपया कमाए तो कॉस्ट के हिसाब से बोलोगे तो खरीद 4 ही पड़ा होगा। सेलिंग प्राइस अगर 5 है तो कॉस्ट प्राइस 4 पड़ा होगा, तो 4 रुपये में 1 रुपया कमा रहे होगे, तो कॉस्ट के एंगल से ये 1/4 हुआ, यानी सेल के एंगल से 1/5 है तो कॉस्ट के एंगल से 1/4, सेल के एंगल से 1/5 तो कॉस्ट के एंगल से 1/4। तो सीधे बोलो ना 40,000 का 1/4 कितना, 10,000, 25% हो गया, यानी सेल का 20% तो कॉस्ट का 25%, कन्वर्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, चलो अब इसका इतना पैसा हम लोग को रिसीव हुआ। चलो जर्नल एंट्री बोलो,
पेमेंट चेक से ले रहे, देखो तो, हाँ रिसीव अ चेक, तो क्या लिखोगे, बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट 49392। और क्या आएगा बताओ यहाँ पर, डिस्काउंट अलाउड भी आएगा, कितना 900। उधार में तो बेचे नहीं है तो डेटर तो आएगा नहीं। 2 सेल्स आएगा, सेल्स तो हमेशा ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला वैल्यू लिख देना, कितना, ऊपर से ये सब कुछ रिकॉर्ड नहीं होने वाला है ना, सीधे ट्रेड डिस्काउंट के बाद कितना 45। 2 आउटपुट CGST एंड 2 आउटपुट SGST 2646 2646। क्लियर है? इतना देर में 6 क्वेश्चन हुआ अभी तक। चलो अब जल्दी जल्दी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन भी मस्त एकदम। याद है कैश बुक का क्वेश्चन किया तो उसमें 1-2 पॉइंट बड़ा अजीब सा था, जिसमें इंक्लूडिंग GST था। ये उस कैश बुक से ही हम छाट करके लाए। देखो, बाउट गुड्स कर दे इंक्लूडिंग IGST एट द रेट ऑफ 12%, और कितने का 6720। इसका क्या मतलब है, ये जो 6720 रुपया है ये क्या है, इसमें GST जुड़ा हुआ है, इसमें GST जुड़ा हुआ है, यानी कि हम जो गुड्स खरीदे 6720 में, वो इंक्लूडिंग IGST इसमें 12% जुड़ा हुआ है। ठीक है, पहले गुड्स खरीदने का एंट्री बोलो। गुड्स खरीदे, यहाँ पर किससे खरीदे नाम नहीं लिखा हुआ है तो हम कैश में मानेंगे, तो कैश में गुड्स खरीदने का एंट्री बोलो, लिखो, पहले एंट्री लिखो, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, GST है तो इनपुट, IGST अकाउंट डेबिट, और पेमेंट करेंगे तो टू कैश। ठीक है, एंट्री नॉर्मल ऐसा होता है गुड्स खरीदने का। अब देखो जनरली क्वेश्चन इस तरीके का दिया हुआ रहता है कि हम लोग गुड्स इतने का खरीदे और उसके ऊपर इतना GST ऐड करना है, तो हम लोग सबसे पहले वैल्यू कौन सा लिखते हैं, ये वाला, कि गुड्स इतने का है उसके ऊपर इतना GST लगेगा तो जोड़ करके हमको इतना रुपया देना पड़ेगा। लेकिन इस बार क्वेश्चन ऐसा नहीं है। इस बार क्वेश्चन क्या बोलता है कि हम लोग जो गुड्स खरीदे हैं वो इंक्लूडिंग IGST कितना पड़ रहा है, 6720 रुपये का, यानी कि हम उसको पेमेंट कितना किए होंगे इस बार, 6720। अब हमको उसमें से अलग करना है गुड्स कितने का और उसमें 12% GST कितने का। तो क्या तुम इसका 12% निकाल दोगे, नहीं, 12% इसका थोड़ा निकलता है, 12% किसका निकलता है, यहाँ पर जो वैल्यू होता है उसके ऊपर कितना निकलता है, 12% निकलता है ना। यहाँ पर अगर कोई सामान खरीदे उसके ऊपर 12% टैक्स लगने के बाद ये कितना बनेगा, 6720। तो फिर कैसे पता करें, तो इसको पता करने का मैं एकदम सिंपल मैच बताए थे कि लेट सपोज करो अगर हम कोई चीज़ 100 रुपये का खरीदे होते तो 12 रुपया टैक्स देते तो वो कितने का पड़ता, 112। अगर कोई चीज़ 100 रुपये का खरीदे होते तो 12 रुपये टैक्स दे करके वो कितने का बनता है, 112। अब लगा यूनिटरी मेथड, तुमको 112 का इक्विवेलेंट कितना है, 6720, मतलब 12 चॉकलेट, 112 चॉकलेट का कितना दाम, 6720। तो इसको 112 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया। 1 का अगर वैल्यू आ गया तो तुम 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 का आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 का आ जाएगा। सबसे इजी करो, आ रहा समझ में। ये इंक्लूडिंग GST था तो उसको अलग करना पड़ गया। हाँ, परचेज 6000 आ जाएगा और ये 720 आ जाएगा। ठीक है, तुम क्रॉस चेक करना चाहो तो कर सकते हो। इसी का अगर 12% निकालोगे तो कितना आएगा, 720 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि GST जोड़ा हुआ है कि जोड़ना है। अभी तक सारा क्वेश्चन की उसमें GST बाद में ऐड किए ना, कि गुड्स इतने का था, इतना ट्रेड डिस्काउंट मिला, इतना कैश डिस्काउंट मिला, फिर उसके ऊपर GST ऐड किए। इस क्वेश्चन में क्या बोला, हम जो गुड्स खरीदे वो इंक्लूडिंग IGST है, तो इसका मतलब टोटल पेमेंट किए होंगे 6720। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 8, फिर भी ये भी वैसा ही है। बताओ, कैश सेल्स मतलब गुड्स कैश में बेचे इंक्लूडिंग CGST SGST जुड़ा हुआ 6% करके ईच, कितने में बेचे, 1904। इसका मतलब हम लोग कस्टमर से लिए होंगे कितना, 1904। तो तुमको पता करना होगा सेल्स कितने का और उसके ऊपर GST कितना लगा होगा। पहले एंट्री बोलो, कैश सेल्स का एंट्री बोलो, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट तो है नहीं, 2 सेल्स एंड 2 आउटपुट CGST एंड 2 आउटपुट SGST।
ठीक है। अब देखो नॉर्मली क्वेश्चन कैसा होता है, ऐसा कि हम लोग इतने रुपए का माल बेचे, उसके ऊपर इतना इतना जीएसटी आएगा, तो जोड़ करके आपको पता चलता है कि कितना कैश मिलेगा। इस बार क्वेश्चन उल्टा ही बोलता है क्या, हम लोग जो गुड्स बेच रहे हैं वो इंक्लूडिंग सीजीएसटी एसजीएसटी जोड़ करके कितना आ रहा है 1904। इसका मतलब जोड़ करके हम लोग उससे लिए कितना होंगे 1904। ये मत बोलना कि 1904 को सेल्स में लिखेंगे, सेल्स में नहीं लिखेंगे, इंक्लूडिंग है ना। तो अब तुमको पता करना होगा सेल कितना और सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना। तो कैसे करोगे, ये वाला तरीका लगाओ, मैथ्स बोलो। अगर कोई चीज़ हम कितने में बेचे होते हैं 100 रुपये में बेचे होते तो 6 रुपया उसके ऊपर टैक्स लगता। तो हम लोग अल्टीमेटली कलेक्ट कितना करते हैं 112। चलो यूनिटरी मेथड बोलो, 112 का इक्विवेलेंट कितना 1904। तो 1904 को किससे डिवाइड करोगे 112 से, तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया। फिर तुम 100 से मल्टीप्लाई करो, 6 से मल्टीप्लाई करो, बोलो सेल्स कितना होगा। सेल्स इज इक्वल टू 1904 डिवाइड बाई 112 इंटू 100। देखो मैथ्स पीछा नहीं छोड़ेगा, हम पहले बोल रहे हैं, इसलिए मैथ्स को समझने का कोशिश करना, ये नहीं कि इग्नोर कर देंगे, तब तो फिर तुम हमेशा ही परेशान रहोगे। ठीक है, कितना 1700। और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि इजी से इजी मैथ्स तुम लोग को बताए। बहुत तरीके का मैथ्स हो सकता है यहाँ पर बताने को, एक्स लेकर के सॉल्व करें, लेकिन हम सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। बोलो अब इसी का 6% निकाल दो, 6% निकाल दो, या इंटू 6 करके भी निकाल सकते हो, दोनों तरीका। 102 102 102 102, देखो क्रॉस चेक करोगे तो आ जाएगा ना 1904। ठीक है, अच्छा ये मत लिखना, ये तुमको हम समझाने के लिए लिखे, ये तुम अपना पेंसिल से करना फिर मिटा देना। हो गया, तो एक परचेज वाला इंक्लूडिंग करवा दी, एक सेल वाला रिवीजन कर लेना। 9 नंबर अब जल्दी खत्म हो जाएगा। गुड्स कॉस्टिंग 5000 वे टेकन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, जिसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी भी हम लोग पे किए थे, कितना 9% करके। पहले बात जीएसटी को छोड़ो, गुड्स विड्रॉ करने का एंट्री, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। अब देखो जब टू परचेज करेंगे तो परचेज के साथ जीएसटी भी जाएगा। जैसे जब परचेज डेबिट किए होंगे तो इनपुट आया होगा, आज परचेज जाएगा तो इनपुट भी जाएगा। तो बोलो 9 नंबर ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स गया तो क्या कैंसिल करेंगे परचेज अकाउंट को। खाली जब हम लोग गुड्स सेल कर रहे होते हैं तो सेल्स अकाउंट लिखते हैं, अदरवाइज किसी भी कारण से बिजनेस से गुड्स आउट हो रहा है, चाहे सैंपल में बांट रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, पर्सनल यूज के लिए ले जा रहे हैं, या लॉस बाय फायर, कोई भी केस होगा, वो हर जगह हम लोग अपने परचेज को कैंसिल करेंगे। ठीक है, और साथ में जीएसटी भी जाएगा, क्योंकि सरकार का नियम है कि अगर तुम माल बेच करके कस्टमर से जीएसटी लोगे तो तुम पहले वाले जीएसटी का सेट ऑफ कर सकते हो, अदरवाइज सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। कैंसिल हो जाएगा इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। ठीक है, तो परचेज के साथ हमेशा इनपुट रहेगा, तो इनपुट भी जाएगा। बोलो 5000 का गुड्स था और जीएसटी लगा था, तो बता 5000 कहाँ लिखोगे, ड्राइंग्स में नहीं। देखो जब मल्टीपल डेबिट क्रेडिट होता है तो पहले कहाँ भरा जाता है, जहाँ ज़्यादा हो। तो गुड्स कितने का था 5000 का, परचेज अकाउंट कैंसिल होगा, उसके ऊपर जीएसटी भी कैंसिल होगा। निकालो 5000 का 9%, 450, तो टोटल कितना 5900। ठीक है, इसका मतलब ऐसे समझो ना, अगर तुम ये गुड्स स्टार्टिंग में ही बिजनेस के लिए ना खरीद करके अपने घर के लिए लेकर के आते कहीं से, तो सामने वाला तुमसे 5000 और 900 रुपया लेता, तो तुम्हारे लिए घर का खर्चा कितना बनता, 5900 ही बनता। ठीक है, ऐसा ही मिलता जुलता और एंट्री कौन सा हो सकता है, सैंपल वाला, सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज टू इनपुट जीएसटी, डोनेशन वाला, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, सब ऐसा ही था। 10 नंबर कमीशन पे खर्चा है। खर्चा का मतलब क्या, हम लोग किसी से सर्विस खरीदे, गुड्स खरीदते हैं, सर्विस भी तो खरीद सकते हैं। ठीक है, कमीशन पे किए 9000 अलॉन्ग विथ का मतलब क्या, इसमें जुड़ा हुआ है नहीं, अलॉन्ग विथ मतलब साथ में और जीएसटी भी देना है, कितना 18% करके। खर्चा का एंट्री बोलो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो कमीशन पे करेंगे तो कमीशन को डेबिट करेंगे, कमीशन पेड अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट, जीएसटी भी लगेगा क्या, इनपुट, क्योंकि सर्विस खरीदे तो हम लोग को टैक्स देना है, इनपुट आई जीएसटी अकाउंट डेबिट टू, कुछ बोला नहीं है तो कैश से पेमेंट हो रहा होगा। देखो कितना कमीशन पे किया
9,000 और 18% जीएसटी। 9,000 कहाँ लिखोगे? कमीशन में, और उसके ऊपर 18% का जीएसटी। 9,000 का 18% कितना? 1620। 10,620, ठीक है। अब यहाँ पर अमाउंट नाम बदल सकता है, कमीशन हो सकता है, रेंट हो सकता है, ठीक है। बट एक दो आइटम के ऊपर जीएसटी नहीं है, जैसे सैलरी के ऊपर नहीं है, वेजेस के ऊपर नहीं है। 11 रेंट पे किए, कमीशन की जगह रेंट आ गया। रेंट पेमेंट किससे किए? चेक से। फॉर बिजनेस प्रीमाइसेस 10,000 रुपया और जीएसटी लगा करो। रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश के जगह टू बैंक। रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। पेमेंट की है चेक से तो टू बैंक। कितना है रेंट? 10,000। 10,000 का रेंट और 9% जीएसटी जोड़ो, 900 कितना? 11,800 है ना, लगभग सारा एंट्री है। आगे चले। परचेस का हो गया, सब हो गया, कमीशन खर्चा। अब इनकम का आएगा नहीं, अभी 30 नंबर है, बोलो। हाँ, कमीशन रिसीव 12 नंबर, बोलो। इनकम है, कमीशन रिसीव किया 18,000 बाई चेक, अलॉन्ग विद जीएसटी भी लेना है, बोलो। पैसा आया, कैश नहीं, चेक से ले रहे, बस ध्यान रखना, कैश नहीं चेक है। कमीशन रिसीव्ड बाय चेक। बैंक अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड टू, क्या लिखेंगे? आउटपुट। यानी हम लोग सर्विस दे रहे हैं, 18,000 तो कमीशन है हमारा, इनकम, ये हमारा मेहनत का फल है, बाकी सरकार को भी देना है, बिना मेहनत सरकार ले रही है। कितना कितना परसेंट है? 9%। निकालो 18,000 का 9%, 1620, 1620, 1620, 21240, 21240। क्लियर है? 13। चलो, ये भी एक बढ़िया पॉइंट है। जैसे गुड्स खरीद रहे थे उसमें जीएसटी जुड़ा हुआ था, इंक्लूडिंग ये खर्चा वाला में भी वैसे ही है। देखो, पेड इंश्योरेंस ऑफ रुपीज 11,200 इंक्लूडिंग, मतलब इस वैल्यू के अंदर में जुड़ा हुआ है सीजीएसटी और एसजीएसटी। लेकिन अभी ये जो दो क्वेश्चन किए थे कमीशन और रेंट, उसमें जुड़ा हुआ नहीं था, जीएसटी अलग से जोड़े, कमीशन के ऊपर, रेंट के ऊपर। यहाँ बोल रहा है कि इंश्योरेंस का जो पेमेंट किए 11,200, ये इंक्लूडिंग है सीजीएसटी और एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6% ईच फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। पहले इंश्योरेंस पे करने का जर्नल एंट्री लिखो, फिर अलग अलग कर लेंगे। बोलो, इंश्योरेंस खर्चा है, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, फिर इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू पेमेंट किससे कर रहे हैं? कुछ बोला है? नहीं, तो कैश मान लो। अब बताओ 11,200 को इंश्योरेंस में लिखिए कि कैश में है? इंश्योरेंस में क्यों? इंक्लूडिंग है ना, यानी पेमेंट कर रहे होंगे कितना? 11,200। बस अब यहीं पर चक्कर पड़ जाता है। क्या 11,200 का जीएसटी निकलेगा? नहीं, तो फिर वही मैथ्स लगा। बोलो, अगर इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना रुपया होता? 100 रुपया, तो उसके ऊपर 6 रुपया और 6 रुपया क्या लगता? जीएसटी। तो हमको कितना पे करना होता? 112। चलो करो, अब तो कर ही लोगे आराम से, आज 3 बार ये मैथ्स हो गया। बोलो, यानी 112 से इसको डिवाइड करोगे और फिर 100 से मल्टीप्लाई करोगे। 10,000 और 600 और 600, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि वो इंक्लूडिंग है कि नहीं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है? और कैश बुक बनाने आएगा एग्जाम में, तो रफ में पहले कर लेना जीएसटी का जर्नल एंट्री, फिर तुम लोग कर लेना। 14 गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख वे डिस्ट्रॉयड बाय
फायर डिस्ट्रॉयड इन फायर, 1 लाख का माल डिस्ट्रॉय हुआ, इंश्योरेंस कंपनी एडमिट की क्लेम कितना 75। आगे देखो, ये जब गुड्स खरीदे थे तो दिल्ली से खरीदे थे, जीएसटी लगा था कितना 6%। तो देखो लॉस बाय फायर का एंट्री बोलो, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब जैसे टू परचेज होगा साथ में जीएसटी भी कैंसिल होगा, तो पता है मेरा 1 लाख से ज़्यादा का नुकसान लगा होगा, क्योंकि ये जब गुड्स खरीदे थे तो 1 लाख में नहीं खरीदे होंगे, जीएसटी भी तो दे करके खरीदे होंगे। तो आज मेरा 1 लाख का तो माल गया प्लस जीएसटी भी गया। तो लिखो एंट्री, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर हड़बड़ा के भी अमाउंट मत लिखना, पहले एंट्री लिखो, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज और साथ में टू इनपुट CGST एंड टू इनपुट SGST। अब बोलो 1 लाख कहाँ लिखोगे, लॉस में कि परचेज में? गुड्स कितने का गया 1 लाख का, तो गुड्स कितने का है 1 लाख का, उसके ऊपर जीएसटी डूबा कितना 6% करके 6000 और 6000, तो टोटल नुकसान मेरा पड़ा 1,12,000। ठीक है। अब देखो इंश्योरेंस कंपनी कितना देने के लिए तैयार है, इंश्योरेंस क्लेम बोलती 75 तो हम दे देंगे। तो देखो यानी कि मेरा कुल नुकसान हम पहले 1,12,000 का बुक किए बट उसमें से इंश्योरेंस कंपनी कितना देगी 75, तो बाकी नुकसान P&L अकाउंट में चल जाएगा। तो इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करो, वो हम लोग का डेटर बन गया, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 75 उससे मिलेगा, बाकी लॉस ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। याद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में पढ़े थे, टू यहाँ से लॉस हटा दो, टू लॉस ऑफ गुड्स बाई फायर कितना 1,12,000। तो 1,12 में से 75,000 तो मिल जाएगा, तो कितना नुकसान हुआ 37। पता है क्यों हुआ, 25,000 का तो माल का नुकसान हुआ और 12,000 ये गड़बड़ कर दिए क्या, 25 कितना 37, 25 तो माल का नुकसान हुआ, 12,000 जीएसटी का नुकसान हुआ, इसलिए टोटल कितना 37 का लॉस हो गया। ठीक है। लास्ट पॉइंट 15, मशीन खरीदे कितने का 50,000 रुपये का, मशीन भी गुड्स ही है, जीएसटी के लिए मशीन भी गुड्स है, क्यों, क्योंकि ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। मशीन कर दे 50,000 का, पेइंग CGST और SGST भी 9% अगेंस्ट चेक, पेमेंट चेक से कर दे। तो बोलो मशीन कर दे, मशीन अकाउंट डेबिट इनपुट CGST इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक 15। हम तो बोलेंगे 15 का 15 एंट्री भाई याद कर लेना घर में जाके, मशीन अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखो इससे पढ़ाई आसान नहीं किया जा सकता, बात समझो। तुम अगर रिवीजन करने बैठते 60-70 एंट्री पढ़ते, तुमको अगर हम छाट करके अगर 15 एंट्री कर दिया, तुम बोलोगे सर 15 एंट्री में भी मेहनत नहीं करेंगे तो फिर पढ़ोगे क्या। तुम सोचो ना 10 से 15 ट्रांजेक्शन में भी अगर तुम नहीं पढ़ सकते हो तो फिर तो पढ़ना ही नहीं चाहते हो ना, और इससे ज़्यादा तुम्हारे लिए रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। बट ये तरीका गलत है कि सब हम लोग वन शॉट वीडियो बना करके कम कर देते हैं लास्ट मोमेंट के लिए। एक्चुअली बच्चे को पढ़ना तो पूरा डिटेल में चाहिए। तो ये समझो वैसे बच्चे के लिए जो उतना डिटेल में नहीं पढ़ सकते, भाई इतना तो पढ़ लो भाई, 15 ही जर्नल एंट्री है, सोचो ना रिवीजन करने में कितना देर लगेगा। तुम यहाँ पर समझे टाइम लगा 1 घंटा, घर में जाकर खाली पलटोगे, अगर लिखना भी नहीं है तो एक बार रीड भी करोगे, मिलाओगे, अच्छा ये ऐसे हुआ ये ऐसे हुआ, 5 मिनट हार्डली, 5 मिनट के अंदर में 15 एंट्री रिवाइज हो जाएगा, और एक बार बना लोगे तो बेस्ट रहेगा। तुम घर में अगर बनाओगे नहीं तो ये फिर 1 घंटे का कोई फायदा नहीं हुआ, मतलब फिर तुम तो बनेगा नहीं एग्जाम में। घर में जाकर के आधा घंटा लगा के बना लेना, ठीक है। बोलो मशीन कितने का, 50,000 का तो मशीन है, बाकी GST 9% करके बोलो 4,500 59,000, ठीक है। चलो वो सेट ऑफ वाला जो क्वेश्चन बचा वो तुम लोग को होमवर्क दे देते, एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है।